be a penny or a button? How about a Cheerio? Its height is about half of a centimeter. For comparison, there are 100 centimeters in a meter. Let's go smaller, a grain of salt. This is about 0.3 millimeters. There are 1,000 millimeters in a meter. And even smaller. Bacteria are only a few micrometers. There are 1 million micrometers in a meter. A virus is about 20 to 300 nanometers. There are 1 billion nanometers in a meter. The diameter of DNA is about 2 nanometers. The size of an atom is only a few angstroms. There are 10 billion angstroms in 1 meter. ठीक है, तो इसमें ये चीज दिखाई जा रही है कि जो हमारा एटम होता है, जो हमारा परमाणु होता है, सबसे न्यूनतम हमारी इकाई है इसमें। आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Now, glass one. तो एटम जो है हमारा क्या सबसे सूक्ष्मतम होता है। अभी अगर हम बात करें कि कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना हुआ जिससे हम एटम्स को देख सके, या उसके अंदर क्या जो संरचना होती है, या उसके अंदर कौन-कौन से और जो मॉलिक्यूलर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं और जो उसके अंदर पार्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर तो नहीं बोलेंगे, हम उसको पार्ट बोलेंगे, मॉलिक्यूलर तो खैर बड़ा हो गया। हम जो उसके अंदर जो और भी छोटे-छोटे पार्ट होते हैं, हम कैसे उसको पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। इसकी अभी हम लोग अच्छी तरीके से इसको पूरी तरीके से हम लोग नहीं जान सकते। ये एक धारणाएँ हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट जो प्रयोग किए जाते हैं, वो रिजल्ट हमको अच्छे से मिल जाते हैं। रोली, आप अपनी आवाज़ जो है म्यूट रखिए। क्या सर? आवाज म्यूट कीजिए। ठीक। तो जो भी गणितीय जो विधियों के द्वारा इसका हम लोग कुछ अंदाजा लगाते हैं, और कुछ प्रैक्टिकली चीजें से हम पता लगा लेते हैं कि एटम्स की संरचना ऐसे होती है। और जो एटम्स की संरचना जो हम लोग बताते हैं कि जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य का चक्कर होता है, इसी तरीके से हम लोग उसकी जो है संरचना हम लोग मान के चलते हैं। ये एक परिकल्पना है, ये एक कल्पना है, और लेकिन ये जो है जहाँ तक है रिजल्ट जो भी हमको मिलता है वो लगभग सटीक मिलता है। इस वजह से हम इस परिकल्पना को हम लोग मान के चलते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में दिखाया गया है कि एटम जो है सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटी इकाई है। अब इसके आगे देखते हैं। When you think of an atom, you probably picture something like this. On the outside, you've got electrons that have a negative charge. In the middle is the nucleus. It's made of neutrons which have no charge and protons which have a positive charge. ठीक है, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो कक्षाओं पे क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिस पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है, और बीच जो नाभिक होता है, बीच में जो नाभिक है वो किससे बना है, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है उन पे, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब वो ना आवेशित होते हैं और ना धनावेशित होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन इनकी कक्षा जो अक्ष जो होता है वो मतलब कि पहले जो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते-घूमते जाकर के नाभिक में मिल जाता है। वो उसकी परिकल्पना को सिद्ध नहीं कर सके, तो उनकी जो कल्पना थी वो नहीं मानी गई कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा और जाके नाभिक में मिल जाएगा तो इस तरह से परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिल जाएंगे तो फिर उसमें रह क्या जाएगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। अगर बड़ी बात करते हैं हम लोग कि अगर पृथ्वी जाकर सूर्य से मिल जाएगी तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन अगर उसमें जाके मिलता है नाभिक में, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इस तरीके से परमाणु की कल्पना जो है की नहीं जा सकती है। तब बोरबेरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, लेकिन वो एक अपनी जो उनका अक्ष होता है उसी में चक्कर काटते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कि घूमते हुए उसमें जाकर के गिर जाते हैं, मतलब नाभिक में जाकर के मिल जाते हैं। वो सिर्फ अपनी कक्षा पे चक्कर काटते हैं, जिस तरह से पृथ्वी हो गई
और ग्रह हो गए अपनी कक्षा पे चक्कर काटते रहते हैं। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। हाँ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी कक्षा में जाना होता है तब वो क्या करता है, या तो ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है या ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी कक्षा में जाना है, किसी बाहरी कक्षा में जाना है, तो जो नाभिक के पास होगा तो वो क्या करेगा, वो ऊर्जा को त्याग करके वापस ऊर्जा को त्यागेगा और बाहरी कक्षा में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी न्यूट्रॉन को अंदर की कक्षा में आना होता है, नाभिक के पास ही कक्षा में आना होता है, तो ऊर्जा लेकर के वो अंदर की तरफ आ सकता है। This model's a good starting point, but there are a few things here that don't quite agree with modern science. For one, the size of the nucleus is a lot smaller than this. If I animate it to scale, you wouldn't even be able to see it. The same thing with these electrons. Another thing that's inaccurate is that electrons orbit the nucleus just like a planet orbits a star. Unfortunately, this is still taught in many textbooks, but it's just not correct. Let me cover some background first. Over 2,000 years ago, ancient Greek philosophers had this idea that everything was made of tiny particles. They called these tiny particles atoms. It wasn't until the 1800s that we finally started using science to prove that these atoms really exist. First, we thought atoms looked like this: a positively charged sphere with negatively charged electrons floating around it. Then we learned that this positively charged sphere was actually a lot smaller. We called this the nucleus. Slowly but surely, we learned that the nucleus is made up of protons and neutrons. These electrons were tricky. At first we thought, they have to be doing something, so they probably revolve around the nucleus like this. Electrons were then discovered to have different energy levels. We call these shells. Shells can only fit a certain amount of electrons. The more electrons, the more shells. It didn't take long before we realized that these shells don't determine how close the electron is to the nucleus. As it turns out, electrons are a lot more unpredictable. So if electrons don't orbit the nucleus, what do they do? Let's start with an idea of an orbit. Here we have the Earth going around the Sun. If the Earth is here today, we can use the laws of physics and gravity to predict exactly where the Earth will be 3 months from now. We know both where the Earth is and where it's going. Now let's go to the size of an atom. With an electron, things are a little different. We can't know exactly where it is and where it's going. We can only know one or the other at any given time. This means it is impossible to really know what the electron is doing. The best we can do is predict where the electron will be found. This area is most commonly known as the electron cloud. However, if we want to be more specific about where to find electrons, you'll need to know about orbitals. This is not the same as orbit. Orbitals are specific shapes where electrons live in. If you were in a college chemistry class, you'd be studying about how these orbitals fill up as you get more electrons. But I'd like to keep things simple for this video. So in short, electrons are uncertain. We can't know the path that they travel, only that they'll be found here in the electron cloud. So now you know that even though this is a popular way to represent an atom, it can be misleading. Just to recap what we learned, everything is made of atoms. Atoms are incredibly small. The nucleus is even smaller, and electrons don't orbit the nucleus. Their path is ठीक है, तो इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस तरीके से वो जो नाभिक है किस तरीके से चक्कर काटते रहते हैं। तो इससे हमको ये मालूम पड़ गया, ये बोर-बेरी का सिद्धांत जिस तरीके से इसमें दे रखा हुआ है, नील्स बोर का ये परमाणु मॉडल है। इसमें क्या उधर रेड कलर में दिखाई दे रहा है, जो लाल रंग का है वो हमारा नाभिक हो गया, और उसके बाद जो कक्षाओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है इसके बारे में लोग जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, बीच में जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये हम इसको नाभिक मान के चल रहे हैं, और ये जो इसके पास जो है, इसमें हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटा करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो कक्षाएं होती हैं जिसमें, तो इसमें क्या होता है, अलग-अलग कक्षाओं के नाम दिए गए। जो बोर-बेरी का जो नियम था, जो बोर ने मॉडल दिया था, उसके हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी-अपनी कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। अब ये अंदर से काउंट होना नाभिक से शुरू होती है। पहले N1 आता है, फिर N2 आता है, फिर N3, N4 से जितनी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी उतने उनके नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें देखिए जो कक्षाएं हैं इसी तरीके से ये बढ़ती जाती हैं। ठीक है, पहले हमारी N1 होगी, फिर N2 होगी, फिर इसी तरीके से और जो कक्षाएं जो भी जो कक्षाएं होंगी वो उसी बढ़ती चली जाएंगी, फिर N3, N4। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की वितरण की बात करें कि इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरीके से होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन की वितरण की बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरीके से वितरण होता है। इस 2n स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। मतलब अगर किसी कक्षा की वैल्यू n इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर n इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब 2 इंटू 1, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर करेंगे मतलब इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर 2 होगा, फिर 4 4 8 आएगा, फिर इसी तरह से 18 32 इस तरीके से आते चले जाते हैं। तो मतलब जितने जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन, जो भी हमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं वो 2n स्क्वायर ये जो फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट और आता है कि समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि परमाणु भार क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों, जो हमारा नाभिक होता है, हमने बताया कि नाभिक का जितना भी परमाणु का लगभग ज्यादातर 99% तक का भार जो होता है वो नाभिक में होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे प्रोटॉन, नाभिक के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब हम परमाणु भार की बात करते हैं तब वो परमाणु भार हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक वेट की बात करते हैं, इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर
ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कहाँ पे होते हैं? हमारे नाभिक के अंदर होते हैं, यानी हमारे जो न्यूक्लियर है, जो हमारा नाभिक है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितनी संख्या प्रोटॉनों की होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर निर्भर करता है। तो याद रखिए कि परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु भार क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या है, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक वेट मिलेगा, मतलब परमाणु भार हमें प्राप्त होगा। number of proton is equal to number of electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने बात की थी समस्थानिक और समधारिक क्या होते हैं। जैसे कि कार्बन के दो समधारिक, कार्बन दो तरीके का होता है, मतलब कि एक तो कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। मतलब इसमें देखिए क्या है कि कार्बन C12 होता है और C14 होता है। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन में जो हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉनों की जो संख्या है वो बराबर है, लेकिन जो नाभिक का भार है, मतलब ये जो परमाणु भार है वो अलग अलग आ गया। कार्बन 12 भी आता है और कार्बन 14 भी होता है। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करते हैं, वो भी दो तरीके का होता है, एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है, मतलब क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो इसमें क्या होगा कि परमाणु भार तो दोनों का अलग अलग हो गया और परमाणु पर क्या है? परमाणु क्रमांक सेम है। मतलब कि हम अगर बात करते हैं अंदर संरचना में जाते हैं उसमें, तो प्रोटॉनों की संख्या तो सेम है, लेकिन क्या है इसमें न्यूट्रॉन जो होंगे उनकी संख्या इधर उधर हो सकती है। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि कार्बन का जो प्रोटॉन है, मतलब कार्बन का जो प्रोटॉनों की संख्या है, परमाणु क्रमांक है, वो सेम है, मतलब एक ही जगह है, वो समस्थानिक है, मतलब इनका स्थान एक है, लेकिन क्या उनका परमाणु भार जो है वो अलग अलग होगा। इसी तरीके से ये हमारे क्या हो गया? समस्थानिक हो गया, मतलब कि स्थान उनका समान है, परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन उनका भार अलग अलग है। समभारिक क्या होते हैं? जिनका भार एक होता है परंतु उनके क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो हमारे संभारिक और समस्थानिक जो होते हैं वो इसी तरह से डिफाइन किए जाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग अंदर चलते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, रसायनज्ञों ने बहुत समय प्रयास तत्वों के वर्गीकरण एवं उनके क्रमयोजन की व्यवस्था की खोज में लगा क्रमयोजन की व्यवस्था की खोज में लगा, जो कि तत्वों के गुणों और समानताओं पर आधारित हो तथा उनसे सुव्यवस्थित अध्ययन में सहायक हो। खोज के अंतिम परिणाम आधुनिक आवर्त नियम है, जो निम्नवत है। तत्वों के रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्ती फलन मतलब कि एक पीरियड के बाद वही चीज हमको प्राप्त हुई। मतलब कि जैसे कि अगर हमें कोई टेबल बनानी है, हम चाहते हैं कि जो हमें तत्व मिल रहा है, तो हम तत्व में हम भौतिक गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं। रासायनिक गुण उनके समान होने चाहिए, मतलब एक ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं, एक ऐसी मतलब सारणी बनाना चाहते हैं हम लोग, जिसमें समान प्रकृति के जो तत्व है वो एक जगह पे आ जाए। और जैसे धातुएं हम लोगों ने पढ़ी थी, धातुओं में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अधातुओं में समानताएं होती हैं। तो हम ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं कि जो समान जो प्रकृति रखती है, हम रासायनिक की बात कर रहे हैं, भौतिक की बात नहीं कर रहे हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाओं में समान तरीके से जो प्रकृति जो नेचर अपना दिखाती है, समान तरीके से अपना व्यवहार दिखाती है, हमको एक टेबल में रखना है। और जो अधातुएं हैं जो समान प्रकृति रखती है, हमको दूसरे में रखना है। तो इसमें लिखा है कि तत्वों के रासायनिक गुण, ठीक है, हम रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों की बात नहीं कर रहे हैं।
उनके परमाणु क्रमांकों के बारे में मैंने बताया है कि जो उनके प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर जो प्रोटॉन होते हैं वही के परमाणु क्रमांक होते हैं कि आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब कि कुछ समय बाद वो फिर रिपीट होने लगते हैं। मतलब कि कोई जैसे सोडियम हो गया है, अब उसके अब जो सोडियम होगा, मतलब सोडियम के बाद कौन सा पोटेशियम आता है। पोटेशियम क्या है, मतलब कि आवर्ती फलन की कुछ समय बाद वो जो पदार्थ उनको मिलेगा वो उन दोनों में समानता होगी। सोडियम और पोटेशियम में समानता है। मतलब कि कुछ तत्वों को छोड़ने के बाद जब हमें पोटेशियम मिलेगा तो सोडियम और पोटेशियम के बीच में कुछ समानताएं होती है। ठीक है, तो तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होती है। जैसे कि मैं सोडियम का हमें पता चल गया परमाणु क्रमांक क्या होता है, फिर हम बढ़ते जब पोटेशियम तक पहुंचेंगे तब हमने ये देखा कि सोडियम और पोटेशियम में दोनों की सिमिलरिटी है, दोनों में कुछ गुण पाए जाते हैं। इसी तरीके से जब आयरन की बात करेंगे, हम लोहे की बात करते हैं, फिर हम बढ़ते जब परमाणु क्रमांक बढ़ाना शुरू करेंगे, उसके बाद जो हमें तत्व मिलेगा वो तत्व के गुण और लोहे के जो गुण होंगे, जो आयरन का गुण होगा, दोनों में कुछ समानता मिलेगी। तो उसमें वैज्ञानिकों ने इस चीज को देखा, तो इसको दिया है। अर्थात यदि तत्वों के परमाणु क्रमांकों के क्रम से व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, परमाणु क्रमांकों के क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल पर रखे तत्व के गुणों में समानता प्राप्त होती है। डोबर-नियर का त्रिक नियम, ठीक है, डोबर-नियर का त्रिक नियम। जर्मन वैज्ञानिक डोबर-नियर ने 3 ऐसे तत्वों के कुछ समूह को प्रस्तुत किया जिनके गुण परस्पर समान थे। क्या है? इस नियम के अनुसार यदि समान गुण वाले 3 तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का लगभग माध्य होता है, मतलब मीन होता है। वही जैसे हम लोग मीन निकालते हैं। जैसे लिथियम, इसमें एग्जांपल दे रखा है, तो सारणी दे रखी है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, अगर आखिरी के दोनों जो शुरुआत और आखिरी के जो तत्व है, जैसे लिथियम और पोटेशियम हो गया, इन दोनों को अगर हम लोग इन दोनों का परमाणु भार हम लोग जोड़ करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो इसका जो मीन मिलेगा वो 23, मतलब में सोडियम का हम परमाणु भार हमको प्राप्त हो जाएगा। जिनके गुणों की तीव्रता बढ़ते हुए परमाणु भार के साथ घटती थी तथा बीच के तत्व का परमाणु भार अन्य दो के परमाणु भार के समांतर माध्य के लगभग बराबर था। इन समूहों को डोबर-नियर के त्रिक मतलब एक थर्ड हो गया। थर्ड जैसे कि 3 उन्होंने दिए और तीनों में से जो उनको क्रम से रख दिया, परमाणु भार के क्रम से उनको उन्होंने रख दिया। अब दो मतलब शुरुआत का और अंतिम का दोनों को आपस में जोड़ करके जब 2 से डिवाइड किया, मतलब उसका जब माध्य निकाला, सामान्य माध्य जब उनका समांतर माध्य जब उन्होंने निकाला, तब क्या हुआ कि जो हमें रिजल्ट मिल रहा था वो हमें तीसरे जो बीच का एलिमेंट है, जो हमें मध्य में जो हमको जो भी हमारा एलिमेंट है उसका हमें परमाणु भार प्राप्त हो जाता था। तो ये हमारा क्या है, डोबर नियम का त्रिक नियम। इसमें 3 तत्वों का यूज किया है तो इसको त्रिक बोला जाता है। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड ने क्या कहा था कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जो हम लोग रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि 8वां जो तत्व हमें मिल रहा है, जो 8वां तत्व हमको प्राप्त होगा, 8वें नंबर पे जो हमें तत्व प्राप्त होगा, उसके गुण जो होंगे पहले तत्व के साथ मिल जाएंगे, मतलब मैच करेंगे, दोनों में समानता पाई जाएगी। तो उन्होंने लिखा तत्वों को इस वर्गीकरण का विकास 1863 से 65 में जॉन न्यूलैंड ने किया था। उनके ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा कि अनेक स्थितियों में प्रत्येक 8वां तत्व के रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब कि जो 8वां तत्व था वो पहले तत्व के साथ मैच कर रहा था, मतलब उसके जो गुण थे वो समान हो रहे थे। अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व के सामान्य गुण पहले तत्व के गुणों से समान होते थे। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व की समानता रख रहा था, मतलब उसके गुणों के साथ समानता रख रहा था। तत्व को परमाणु भारों में रखने पर प्रत्येक तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति उनके 8वें तत्व में होती है। तत्व के अष्टक का उदाहरण निम्नवत है। अभी सारणी में रखी है, ठीक है। हाइड्रोजन है, उसमें 8वां तत्व फ्लोरीन, ठीक है। फिर क्लोरीन
क्लोरीन है, फिर लिथियम, सोडियम, तो इस तरीके से उन्होंने जो है वे मतलब सारणी तैयार की थी। उपयुक्त सारणी में हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बोरॉन, एल्युमिनियम और क्रोमियम में काफी समानता पाई जाती है, परंतु क्रमांक संख्या 18 कहाँ है? ये क्रोमियम के बाद के तत्वों में उनमें समानता नहीं मिलती थी। ठीक है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, टाइटेनियम हो गया, तो इनमें क्या है समानता नहीं मिल रही। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनमें समानता नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, समानता नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन तो ज्यादातर सामान्य ताप पर क्या मिलती है, हमको गैस रूप में मिलती है, जबकि आयरन क्या है, एक ठोस धातु है, तो उसमें कहाँ समानता मिलेगी। दोनों की क्रियाओं की बात करें, वो धातु है, वो अधातु है। सल्फर की बात कर ले तो वो भी एक अधातु है। ठीक है, तो इनमें कहाँ समानता मिलेगी। नाइट्रोजन क्या है, गैस है, फास्फोरस क्या है, ये ठोस अवस्था में हमको मिलता है, मैग्नीज क्या है, एक धातु आ गई। तो इसमें क्या हो गया, आपने देखा कि इसमें जो है अलग अलग मतलब ये असामान्य तत्व प्राप्त हो रहे हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम के गुण नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में तथा आयरन के गुण ऑक्सीजन एवं सल्फर में नहीं मिलते हैं, अतः यह नियम क्रम संख्या 18 के बाद समुचित रूप से लागू नहीं होता, अर्थात इनकी वैधता केवल कम परमाणु भार वाले तत्वों तक ही सीमित थी। सबसे भारी, सबसे ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है, कोई बता सकता है? यूरेनियम। अब मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बताई। रूसी वैज्ञानिक सर डी.आई. मेंडलीफ ने एक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, परमाणु भार हमने जो बताया था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो उसका परमाणु भार होगा। अब जो इन्होंने भी जो टेबल बनाई थी वो किसके बेस पे बना थी, इन्होंने परमाणु भारों के बेस। अभी तक जितनी भी टेबल हमारी बन रही है, जो हम लोग टेबल ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो परमाणु भार पर ही डिपेंड है। मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ये क्या कर रहे हैं, चीजों को जो तत्वों हैं उनको रख रहे हैं। अर्थात यदि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित एवं समान अंतरालों के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इस नियम के अनुसार मेंडलीफ ने तत्वों को एक सारणी में इस प्रकार रखा कि सारणी के स्तंभों में ऊपर से नीचे की समान तत्व व्यवस्थित तथा क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हुए गुणों के तत्व सारणी के श्रेणी में बाएं से दाहिनी ओर रखे जाएं। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा बिल्कुल भेज देंगे इस चैप्टर की। तो मेंडलीफ ने इस तरीके से ये आवर्त सारणी बनाई थी 1871 में। उन्होंने 8 स्तंभ बनाए थे। ठीक है, 8 स्तंभ बनाए थे, लेकिन मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। इनमें कुछ तत्व आपस में नहीं मिल रहे थे, लेकिन इनकी सारणी से एक चीज ये हुई थी कि जब इनकी सारणी बनाई गई थी जब इनकी सारणी बनी है तो इसमें क्या हुआ, इसका एक फायदा हमको ये मिला था कि कुछ ऐसे तत्व जो जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, और इनके सारणी के माध्यम से हम लोगों ने उन तत्वों की हम लोगों ने खोज की और हमें मालूम पड़ा कि ऐसे तत्व उपलब्ध हैं। तो बहुत से तत्व उस समय नहीं जानकारी में थे, लेकिन इनकी सारणी के माध्यम से, भले इसमें सारणी में दोष पाए गए हों, लेकिन इनके सारणी के माध्यम से काफी तत्वों की खोज हुई थी, इसीलिए इनकी सारणी ज्यादातर पढ़ाई जाती है।
तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीव ने परमाणु भारों के क्रम की अपेक्षा इस बात पर अधिक बल दिया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग अथवा स्तंभ में स्थित रहे। इस कारण चारों स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व कर्म परमाणु भार वाले तत्वों से पहले आते हैं। ठीक है, अनेक स्थानों पर सारणी में एक स्थान भी छूटे जिनकी पूर्ति नवीन तत्वों की खोज होने के बाद प्राप्त हुई। ठीक है, तभी इनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताई जाती है, इसीलिए कि इन्होंने जब सारणी बनाई थी तो इनकी सारणी के माध्यम से हमें बहुत सारे तत्वों की खोज मतलब खोज की जा सकती है। इन्होंने बताया कि ये तत्व हो सकता है, उस समय तत्वों की इतनी खोज नहीं हुई थी, इनको मतलब ये नहीं बताया गया था कि मतलब कुछ लिमिटेड तत्व थे, कुछ सीमित तत्वों के बारे में जानते थे और उनके बारे में इन्होंने सारणी बना दी थी। लेकिन इन्होंने ये बात को कहा था कि ये तत्व पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो ये इनकी पहली सारणी थी। हाइड्रोजन, लिथियम, सबको एक सोडियम, इन सबको एक ग्रुप में रख दिया। फिर ये BEE क्या था उसमें मालूम नहीं था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, इन सबको एक ग्रुप में रखा। अब इसमें देखिए कुछ जगह खाली भी इन्होंने छोड़ी हुई, क्वेश्चन मार्क बना रखा हुआ है, जैसे कि 5वें नंबर पे पाइए Cu है, फिर Zn है, फिर उसके बाद खाली छोड़ दिया इन्होंने। मतलब कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, मतलब पृथ्वी पे अगर खोजा जाए तो ये हमें एलिमेंट मिलेगा जिसका परमाणु भार जो है इतना होगा। उसके बाद फिर इन्होंने 72 पे फिर देखिए दिखाया है कि जो यहाँ पे भी खाली छोड़ा मतलब बताया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है पृथ्वी पे पाया जाएगा जिसका परमाणु भार जो है 72 होगा। तो इस तरीके से परमाणुओं की जो तत्वों की खोज भी प्रारंभ हुई। अब मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी आई कि इस आवर्त सारणी में दिक्कत ये थी कि परमाणु इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ध्यान दिया कि जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको एक जगह रख दिया जाए और जो इनकी समानता नहीं मिल रही है उनको मतलब लेकिन इसमें दिक्कत समान गुण वाले तत्व हैं उनको एक जगह रखा जाए। लेकिन इनके दिक्कत ये आ गई इनकी मेंडलीव इनकी जो सारणी थी, इन्होंने परमाणु भार के जो बढ़ते हुए क्रम पे ध्यान नहीं दिया। मतलब कि कभी कभी क्या हो, जिनका परमाणु भार ज्यादा था वो ऊपर आ गया, जिनका परमाणु भार कम था वो नीचे आ गया। फिर इसमें क्या संशोधन शुरू हुआ। 1871 के बाद नवीन तत्वों की खोज से मेंडलीव की प्रारंभिक आवर्त सारणी के रिक्त स्थान भरे गए। 1913 में मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया गया। यदि इस सारणी के अध्ययन मेंडलीव के परमाणु भारों के क्रम पर आधारित नियम के अंतर्गत किया जाए तो निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। इन्होंने फिर एक बना दी सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष तत्वों के बढ़ते परमाणु भार के अनुसार न होना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखिए मेंडलीव जो थे उन्होंने जो समान गुण वाले तत्व उन पे ज्यादा ध्यान दिया कि उनको एक ही कॉलम में रखा जाए, मतलब एक स्तंभ में रखा जाए। लेकिन इन्होंने परमाणु भारों पर ध्यान नहीं दिया कि परमाणु भार घटते हैं, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या कि भारी जो जिनका परमाणु भार ज्यादा है उनको ऊपर कर दिया, जिनका परमाणु भार कम है उनको नीचे कर दिया। तो ये इनके में दोष था, उनकी सारणी में कि दोष था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को ऐसे 4 नियुक्त है जिसमें अधिक परमाणु भार के तत्व कम परमाणु भार के तत्व से पहले रखे गए, जैसे आर्गन हो गया और पोटेशियम। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, 39.4 है और जबकि पोटेशियम का 39.1 है। तो ये क्या हो गया, आर्गन पहले आ गई और पोटेशियम बाद में आया। कोबाल्ट हो गई 58.94 और निकल क्या है 58.96। ठीक है, इसमें होगा। टूलेरियम हो गया 127.61 तथा आयोडीन हो गया 126.91। थोरियम हो गया 232.12 तथा प्रोटो एक्टिनियम हो गया ये 231 हो गया। देखिए ये बाद में आ गया। तो ये चीजें इनके में दोष था। समस्थानिक तत्व, समस्थानिक हमने बताया था कि जो ऐसे तत्व जो जिनका परमाणु क्रमांक तो सही है लेकिन उनका परमाणु भार जो है वो अलग अलग हो गया। अब जिनका परमाणु क्रमांक, जैसे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होगा वो एक जैसा है, लेकिन उनके जो कि हमने बताया कार्बन 2 तरीके का होता है, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। तो ये दोनों अलग अलग थे। अनेक तत्वों को एक से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। अनेक तत्व ऐसे हैं जिनके एक से अधिक समस्थानिक पाए थे। यूरेनियम हो गया, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, लेकिन उसके 2 समस्थानिक हैं। उसमें 2 पाए जाते हैं संभारित, एक तो यूरेनियम 235 होता है और एक यूरेनियम 238 होता है, जिनके परमाणु भार तो भिन्न है परंतु रासायनिक गुण समान है।
ठीक, ऐसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, H1, H2 और H3। क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, Cl35 और Cl37। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतनी रखते हैं। कल हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। आप समस्थानिक, समधारिक, परमाणु, अणु, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में एक बार पढ़ लेंगे। किसी को कोई समस्या? ठीक है, तो क्लास हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास।